एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई का जो सैंपल पेपर होता है सोशल साइंस का, उस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में देखो बेसिकली क्या है ना, आपको दो तीन चीजें समझना होगा। सॉल्यूशन तो आपको मार्किंग स्कीम में भी मिल जाता है, उसी को देख लेते हैं। वीडियो देखने की क्या जरूरत है 1-1.5 घंटे के, लेकिन आप वीडियो देख रहे हो क्यों? क्योंकि मैं यहां पे आपको कुछ बारीकियां बताते चलूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक में आपको दो तीन चीजें क्लियर होना चाहिए कि इस बार सैंपल पेपर का पैटर्न बदला है तो क्या बदला है वो। दूसरी चीज, ये जो सैंपल पेपर आया इसको कैसे एनालाइज करना है आपको, कि इसमें किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो। और तीसरी चीज आपको यह समझना है कि क्या ये सैंपल पेपर में जो आंसर दिए सारे आंसर सही है, कोई गलत तो नहीं है। और आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपने सिलेबस कंप्लीट अगर कर लिया है तो आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। फाइन, फटाफट से और बहुत आराम से दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे सैंपल पेपर को मैं आपको समझाने वाला हूं, सॉल्यूशंस देने वाला हूं। एंड हियर वी गो, शुरू करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले देखो 2025-26 का जो सैंपल पेपर आया ना, तो इसमें एक बोलते ना एक फिरकी क्या घुमा दी है सीबीएसई ने कि अगर आप 2024-25 का देखोगे सैंपल पेपर तो उसमें सेक्शन ए तो ऐसे होते थे। सेक्शन ए होता था एक आपका, जो सेक्शन ए होता था उसमें 1 से 20 एमसीक्यू रहते थे। सेक्शन बी पहले 21 से 24 तक आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते थे। सेक्शन सी में आपके 3 नंबर वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन डी में आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहते थे, 30 से 33 मतलब 4 क्वेश्चन 5 नंबर वाले रहते थे। एक सेक्शन ई होता था जिसमें आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो आते थे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन वो आते थे। और एक सेक्शन एफ होता था जिसमें मैप वर्क आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सीबीएसई ने क्या करा ना, पूरे पेपर को 4 सेक्शन में बांट दिया। बस सेक्शन ए होगा हिस्ट्री का, सेक्शन बी होगा ज्योग्राफी का, सेक्शन सी होगा पॉलिटिकल साइंस का और सेक्शन डी होगा इकोनॉमिक्स का। तो पूरे पेपर को बस 4 सेक्शन में बांटा है। तो अब हिस्ट्री के शॉर्ट आंसर, मतलब क्वेश्चन वैसे ही है कि हिस्ट्री का एमसीक्यू, हिस्ट्री का वेरी शॉर्ट आंसर, हिस्ट्री का शॉर्ट आंसर, हिस्ट्री का लॉन्ग आंसर, हिस्ट्री का केस बेस्ड क्वेश्चन और हिस्ट्री के मैप वर्क, सब कुछ पूछ लिए जाएंगे, लेकिन वो एक ही सेक्शन में पूछा जाएगा। पहले क्या होता था, अलग अलग होता था कि आपको एमसीक्यू है तो सारे एमसीक्यू मिक्स आएंगे। और अब क्या है कि सारे एमसीक्यू हिस्ट्री के एक साथ ही पूछ लेंगे, हिस्ट्री के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी, हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी। तो मुझे पर्सनली इस पैटर्न का एक फायदा क्या दिखा है कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चन को देख के। कभी कभी ऐसा होता था ना, यार ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है कि इकोनॉमिक्स का है, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और हम उसको ज्योग्राफी के क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स का आंसर लिख के आ जाते थे। तो अब आपका वो कंफ्यूजन नहीं होगा, एक अच्छी चीज ये है। लेकिन एट द सेम टाइम अब आपको ये पैटर्न में प्रैक्टिस करना होगा। पुराने सैंपल पेपर्स जो आप जैसे मार्केट से भी ले रहे थे वो आप किसी काम के नहीं है, क्योंकि अब नया पैटर्न ही है। आपको नए पैटर्न में इसमें प्रैक्टिस करना है। समझ में आया कि आप हिस्ट्री का पढ़ो तो हिस्ट्री को एक बार में कंप्लीट कर लो, ज्योग्राफी पढ़ो तो ज्योग्राफी एक बार में कंप्लीट कर लो। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, सॉल्व करने बैठोगे, तो भी आपको उसी प्रोसेस से करना है चीजें। फाइन, तो ये बड़ा चेंज है जो मुझे आपको बताना था, बता दिया। अब अगर अपन आगे कूदी मारे और कहां पहुंचे, पहले सेक्शन पे, तो 4 सेक्शन है, 80 नंबर का पेपर होगा। हिस्ट्री का सेक्शन 20 नंबर का आएगा, वैसे ही ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का भी आएगा 20-20 नंबर का सेक्शन। हिस्ट्री के सेक्शन से कहानी शुरू करते हैं। फाइन, आ जाओ। तो सबसे पहले एमसीक्यूज की अगर बात करें तो पहला एमसीक्यू आपको ये दिया गया है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो सैंपल पेपर पता क्या है, सैंपल पेपर आपकी नेट प्रैक्टिस है किस चीज की, कि आपको यह समझ में आएगा कि ऐसा ही पेपर आता है एग्जाम में। तो ऐसा ही पेपर आता है इन द सेंस कि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये देखो, क्या हो रहा है ना कि चैप्टर के अलग अलग टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन टॉपिक उठा लिया और ऐसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। क्या कि फेडरिक सूर्यो कौन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का क्या है, फोरग्राउंड इन फ्रंट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो थी, और सूर्यो जो फेडरिक सूर्यो था उनका यूटोपियन विजन क्या है। तो ये तो वैसे पेंटिंग वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ फेडरिक सूर्यो लिख दिया, कहीं पे लुइस सेबेस्टियन मर्सियर लिख दिया, कहीं पे क्या लिख दिया, मतलब अलग अलग टॉपिक कर दिए। एक ही चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ भी मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये सीधा है, फेडरिक सूर्यो कौन थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो, अब जैसे ए का 4 हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। ए का 4 किस किस में दिख रहा है, या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या फिर फोरग्राउंड इन फ्रंट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या दर्शाता है, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 इसमें तो नहीं है तो ये भी नहीं होगा, सी का 2 इसमें तो यही होना चाहिए राइट आंसर, है ना। तो कुल मिला के क्या है ना, एमसीक्यू वाले ऐसे ए का 1 ए का 2 ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको अगर 100% श्योर अगर आप किसी एक या 2 चीज पे हो ना, तो जो जिन पे 100% श्योर हो उनको पकड़ के भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। फाइन, इसका राइट आंसर ये ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन।
क्या सीबीएसई के एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सैंपल पेपर में दे रहे हैं। और पिछले साल तो क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम का पेपर था उसमें भी दिया था एक, और वो एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो एक बहुत सारे लोगों से नहीं बढ़ा था, क्योंकि प्रिंट कल्चर में एक डब्बे में कोने में कहीं एक छोटी सी फोटो थी, ठीक है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगी, तो जितनी भी किताबों में हर एक पिक्चर है ना उस पर नजर दौड़ाते चलना। तो आइडेंटिफाई द नेम एंड लीडर शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो ये कौन है? ये लीडर जो है बाल गंगाधर तिलक है। ये पिक्चर क्या दर्शा रही? तो देखो मस्जिद, मतलब इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सबको यहाँ पे क्यूमुलेटिवली बताया गया है, तो यूनिटी दर्शा रही है पिक्चर। बाकी आपसे पूछा है कि पिक्चर में लीडर कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है, सीधा आंसर हो जाएगा इसका। फाइन, आगे बढ़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका। अब देखो कनेक्ट करते चलना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन आ गया, एक चैप्टर 2 से आ गया, ये क्वेश्चन जो चैप्टर 3 से है, ठीक है, तो मतलब लगभग हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो 1000 ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका इन 19th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि यूरोप में समस्याएं थी। क्या थी? यूरोप में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी और डिसीजेस थी, ठीक है, तो ये कारण था। अब देखो फेमाइन्स भी थी, पुअर लिविंग कंडीशन भी थी, हार्श क्लाइमेट डिजास्टर्स भी आ रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि चारों ऑप्शन हमें सही लग रहे होते हैं, लेकिन विडंबना यही ना कि आंसर एक ही सही होगा। तो जो आंसर एक ही सही होगा उसमें आपको क्या लगा के आना है? आपका ए है राइट आंसर इसका, ठीक है, क्योंकि एज इट इज मैं एक तुम्हें थंब रूल बता रहा हूं, जब मन बेचैन हो जाए, ऐसा लगे कि चारों ही आंसर सही है, तब ध्यान करना एनसीईआरटी में क्या लिखा है, आंखें बंद करना और जोर डालने की कोशिश करना कि एनसीईआरटी में क्या लाइन पड़ी थी। तो ये वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड डेडली डिसीजेस जो थी वो ब्रेकआउट हो चुकी थी यूरोप में, इसलिए लोग अमेरिका छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, मतलब यूरोप छोड़ छोड़ के अमेरिका भाग रहे थे। फाइन, ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लुईस सेबेस्टियन मर्सियर। तो देखो हिस्ट्री में से 4 चैप्टर आ रहे हैं, चारों चैप्टर में से एक एमसीक्यू दे दिया है। तो अब क्या एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा? सेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन यह तय है कि 20 नंबर की ही हिस्ट्री आएगी, ठीक है, 20 नंबर की ही आएगी। तो जैसे लुईस सेबेस्टियन मर्सियर जो है, लुईस सेबेस्टियन मर्सियर प्रोक्लेम्ड ट्रेम्बल देयरफॉर टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, ठीक है, थरथराओ। क्यों? क्योंकि मतलब ट्रेम्बल बिफोर द टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो टैरेंट्स है ना, तो यहां पे सवाल यही पूछा है कि हु आर रेफर्ड एज टैरेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट। जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे मतलब रट्टू तोता नहीं बनवाना चाहते हैं आपको, वो आपसे ये समझना चाहते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट्स को कितना समझा। तो अब यही पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट लुईस सेबेस्टियन मर्सियर का था, ये स्टेटमेंट था, लेकिन इस स्टेटमेंट वो टैरेंट किसको बोल रहे हैं लुईस सेबेस्टियन मर्सियर? तो टैरेंट किसको बोल रहे हैं? टैरेंट मतलब अत्याचारी किसको बोल रहे हैं? तो वो अत्याचारी बोल रहे हैं जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे मोनार्क वगैरह, चर्च वगैरह जो है ना, जो उस समय पे अपनी पावर कंसोलिडेट करके रखना चाह रहे थे, उन्हें टैरेंट्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी है। समझ गए यार? ये इफेक्ट पे आना था, मतलब एक क्लिक पे दूसरे इफेक्ट पे ग्रीन होना था, लेकिन वो हमारी स्लाइड ऐसी बन के आ गई, मतलब आप कौन मेहनत करे। तो आंसर तो मैं सामने ही दिखा रहा हूं, ठीक, तो सामने आंसर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चीटिंग करना है तुम्हें। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर का सेक्शन है आपका हिस्ट्री का, 4 नंबर के सेक्शन में आपको 4 एमसीक्यू दे दिए जैसे। फाइन, तो मोर और लेस यही पैटर्न रहना है फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का भी। अब आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है? दिस सिल्क रूट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक, ठीक है। ये देखो क्या होगा ना, सबसे पहले एक अप्रोच दिमाग में बिठाना है पेपर सॉल्व करते समय, कि आपको पहले ये एनालाइज करना होगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो अगेन ये चैप्टर 3 है हिस्ट्री का, अब हिस्ट्री का ही सेक्शन है, तो हिस्ट्री की चैप्टर पता करना है, तो वहां से क्वेश्चन आया है। और ये सिल्क रूट वाला क्वेश्चन मैंने कितनी बार क्लास में प्रैक्टिस करवाते समय अपने टॉपर्स टचअप में, बैच में, बाहर चिल्ला के बताया है कि ये चैप्टर छोटा सा ही है, और छोटे से चैप्टर में 3-4 ही टॉपिक है, तो उन 3-4 टॉपिक में से एक टॉपिक आपका सिल्क रूट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्क रूट वाले टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो दिस सिल्क रूट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो मिनिमम 2 पॉइंट लिखना है हमें, ये हमारा थंब रूल हो गया। बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद 2 एग्जांपल। तो आपको यही बताना है कि सिल्क रूट जो है, तो आपको यही बताना है कि सिल्क रूट जो है, तो सिल्क रूट में कैसे वाइब्रेंट प्री मॉडर्न, मतलब जो कह सकते हो ना कि ट्रेड होता था, सिल्क रूट में कैसे प्री मॉडर्न वाइब्रेंट ट्रेड आपको देखने को मिलता था, उस चीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि सिल्क रूट के थ्रू ही चाइनीज पोट्री, टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो है इंडिया से जाती थी कहां? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में, ठीक है। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज जो है दोनों हैंड इन हैंड होता था। तो सिल्क रूट से सिर्फ सामान नहीं जाता था, लोग आते थे, कल्चर लेके आते थे, रिलीजियस आइडियाज स्प्रेड होते थे, ठीक है। तो यहां पे जैसे बताया कि अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज इसी रूट के थ्रू इंडिया आए, नहीं तो क्रिश्चियनिटी तो यूरोपियन रिलीजन है, समझे? चलने दो हम। तो इस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से क्या है कि कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो, मिनिमम 2 पॉइंट, 3 लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है।
फाइन, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, बस क्वेश्चन कहां से आया है, क्या पॉइंट जाना है वो समझना है। समटाइम्स द न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड द डेथ। और में चल रहे हैं क्वेश्चंस, तो या तो अब देखो मैं बता रहा हूं इस बार पेपर बहुत इजी आएगा, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें डराऊंगा और फिर बोलूंगा ज्यादा पढ़ो ये वो। अरे यार, एक तो तुम्हारे सेक्शन अलग कर दिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें सब में और दे दिया आपको, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, तो दो में से एक तो बनी जाएगा कोई ना कोई। अब जैसे ये समटाइम द न्यू क्रॉप कुड मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ के बीच में आपको डिफरेंस ला सकती है एक नई क्रॉप। तो अब वो पोटैटो वाला एग्जांपल लिखोगे। जैसे क्या है कि पोटैटोज जब इंट्रोड्यूस हुए यूरोप में, तो यूरोपियन पुअर जो है दे आल्सो बिगिन टू लिव वेल, लेकिन फिर जब वहीं देखते हो आयरिश पोटैटो फेमाइन आती है, आयरलैंड में जब पुअर पीजेंट्स की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है तो लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि खाने को वो पोटैटो बचा नहीं था। तो इस तरह से क्या है ना, कंटेक्स्ट समझना है, बस आंसर बन जाएगा। और में आ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो था, तो 5A 5B, मतलब ये कर लो या वो कर लो। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में आंसर लिखते समय ना प्रॉपर ऐसा लिखना, जैसे आंसर है तो आंसर नंबर 5 का B लिख रहे हो आप, या फिर 5 का और वाला लिख रहे हो तो ऊपर और लिख के फिर ऐसा करो, ठीक है। ये मार्किंग प्रॉपर करना। और ये सारा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ये पीडीएफ सारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, अब जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन, समझ रहे हो, तो 4 नंबर के एमसीक्यूज हो गए थे, 1 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, अभी 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 4 2 6 6 3 9। क्लियर है? तो ऐसे ध्यान रखते चलना है कि आपके 20 नंबर के पूरे क्वेश्चन आपके एक ही सेक्शन में है। तो अब 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया का लास्ट टॉपिक है, जिसमें बताया गया है कि कैसे इमेजेस वगैरह जैसे फिगर्स ऑफ भारत माता वगैरह जो ये यूज किए गए थे, ठीक है। सॉन्ग्स वगैरह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जैसे वंदे मातरम लिखा था। इंडियन फोक टेल्स, फोक लोर्स का इस्तेमाल किया गया था लोगों को एकजुट करने के लिए, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि नतेशा शास्त्री ने वो 4 मोटी मोटी वॉल्यूम्स कलेक्ट करी थी, दी फोक टेल ऑफ सदर्न इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर खुद गांव गांव जाके बुक्स कलेक्ट कर रहे थे। तो आंसर पूरा लिखा हुआ है। अब आपको बस क्या करना है, यानी जैसे सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में लिखा है, यानी 3 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। तो मैंने आपको जो मार्किंग स्कीम में सारे पॉइंट थे, सारे पॉइंट लिखवा दिए, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, माथा देखना है और तिलक लगाना है। मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन मिनिमम उतने पॉइंट्स तो लिखना ही है, ठीक है। तो यहां पे जैसे फ्लैग्स वगैरह का इस्तेमाल किया था, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का इस्तेमाल किया था टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इन इंडिया। तो ये सारे पॉइंटर में से 3 पॉइंटर मिनिमम लिख देना है। सेफर साइड पे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 4 लिख के आ जाओ, लेकिन टाइमिंग ऐसा नहीं हो कि पेपर छूट रहा है फिर ज्यादा लिखने में, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी और में था, तो हिस्ट्री देखो, हाँ एक चीज ये देखना, और में क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी चैप्टर से आ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री का अगर मान लो क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन इंडिया का, तो नेशनलिज्म इन इंडिया के और में नेशनलिज्म इन इंडिया का ही क्वेश्चन आएगा। तो अब जैसे अगला क्वेश्चन इसके और में क्या है कि सॉल्ट मार्च बिकेम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। यस, सॉल्ट मार्च एक इफेक्टिव टूल बन गया अगेंस्ट द प्रोटेस्ट टुवर्ड्स कॉलोनियलिज्म। कैसे? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी, क्यों देखो, तो आंसर ऐसे ही चालू होते हैं कि पहले आप इंट्रो वहीं से हाइप लेंगे, जो क्वेश्चन है वहीं से, और क्वेश्चन पूरा पढ़ना, एनालाइज द स्टेटमेंट विद सूटेबल रीजन। तो आप क्वेश्चन वहीं से उठाओगे, सॉल्ट बिकेम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कि गांधी जी ने सॉल्ट को क्या माना, एक पावरफुल सिंबल माना जिससे सारे लोगों को यूनाइट किया जा सकता था, ठीक है। गांधी जी ने अपने लेटर में लिखा इरविन को कि मान जाओ मेरे दोस्त, नहीं मानोगे तुम, सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है जो बेसिक कमोडिटी, उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। और इरविन जो था वो ही वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी ने एक अल्टीमेटम की तरह दिया और सॉल्ट को इंक्लूड करके वो ब्रॉड बेस्ड बनाना चाह रहे थे मूवमेंट को। तो सारे पॉइंटर्स, ठीक है, सारे पॉइंटर्स इसमें लिखे हैं कि सॉल्ट को उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया। क्लियर हुआ? क्वेश्चंस के आंसर आपको यहां मिल जाएंगे, वो सीबीएसई की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि तुम समझो कि क्या पूछ रहा है सवाल। आगे बढ़े, 7 नंबर का क्वेश्चन, अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन बट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। अब एक रूल है, मैं बताता हूं तुम्हें, कि जब कभी कभी क्या होता है ना, बड़े क्वेश्चन आते हैं और छोटे टॉपिक से आते हैं, तो छोटा टॉपिक पूरा लिखा जाता है। अब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पूरा लिखो, तो आप पूरा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन लिख दो इस क्वेश्चन में, आंख बंद करके पूरा लिख दो, मतलब आंख बंद करके ऐसे लिखोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पूरा लिख दो, 5 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए। तो शुरू से शुरुआत करेंगे हम कि जैसे वही क्वेश्चन से बिल्डअप लिया कि ब्रिटेन का फॉर्मेशन एज ए नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहां पे आप जैसे आप देखेंगे तो यहां पे बहुत स्मूथली पावर का ट्रांजिशन हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन के चलते क्या इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक साथ आए और उन्होंने क्या बना दिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना दिया। फिर क्या है, स्कॉटिश हाईलैंडर्स जो थे तो उनके ऊपर इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करवाया गया।
एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है कि जो प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड थे, ठीक है, ठीक है, उन्होंने अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करी, ठीक है, ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री विथ द सपोर्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो आयरलैंड के लोगों ने अपोज भी किया, लेकिन दबदबा ब्रिटेन का ही रहा। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, जैसे अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिटिश फ्लैग था उनका नेशनल एंथम था गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो अब क्योंकि इंग्लिश कल्चर डोमिनेट कर रहा है तो सब कुछ इंग्लैंड का ही फ्लैग और इंग्लैंड का ही कह सकते हैं ना कि नेशनल एंथम वगैरह डोमिनेट कर गया। क्लियर हुआ? अब उसी के और में, और अच्छा एक और चीज बता रहा हूं कि जब और में क्वेश्चंस आएंगे ना तो वही करना जो तुम्हें 110% तुम जिस पे कॉन्फिडेंट हो। ऑप्शन है तुम्हारे पास ये नहीं तो ये, तो वही जिस पे तुम कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ वियना वाज ड्रॉन अप इन 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलिक वॉर। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी? ये स्टेटमेंट जब देते हैं ना, ऐसे ये स्टेटमेंट बना के देते हैं प्यारे से, तो स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग इस पे लगाना है, हाईलाइट दी सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी। तो बस तुमसे ट्रीटी ऑफ वियना के प्रोविजन पूछे हैं, मैंने तुम्हें समझाया क्लास में पढ़ाते समय भी समझाया बहुत बार कि सवाल होता है बहरूपिया, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि सवाल पूछना क्या जा रहा है और आंसर दाग देना है। तो सवाल बहरूपिया ऐसे ही होता है कि ट्रीटी ऑफ वियना पूछा है तो आपको ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में लिखना है, सिंपल। तो बॉर्बन डायनेस्टी जो थी जिसको हटा दिया था उसको रिस्टोर कर लिया, सीरीज ऑफ स्टेट्स फ्रांस के बाजू में सेटअप करे, ठीक है, प्रूशिया को जैसे नई टेरिटरी दे दी, ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया, नदर्न इटली दे दिया, ठीक है, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की उसको इट वॉज लेफ्ट अनटच्ड। मेन इंटेंशन ट्रीटी ऑफ वियना का क्या था कि जिन मोनार्कीज को नेपोलियन ने हटा लिया उनको रिस्टोर कर दे। तो मैं जो वही कहता हूं ना कि सवाल सीधा आएगा, क्यों? क्योंकि उसके जवाब में तो वही लिखना है जो आपने चैप्टर में पढ़ा है, बस एक स्किल डेवलप करना है कि आपको सवाल समझना सीखना है। समझ गए? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे आपका क्या हो गया कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 3 2 5 5 5 10 10 4 14 नंबर का आ गया पेपर। अब 14 नंबर के बाद में एक 4 नंबर का आपका यहां पे क्या दे दिया, केस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया। जैसे अगर मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में लेके चलूं तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे क्या अपन देख रहे हैं कि सेक्शन ABCD है, लेकिन अब हर सेक्शन में आपको क्या मिल जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। 4 मार्क्स ईच के केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन वही है कि 4 नंबर के क्वेश्चन है। और अब केस बेस्ड क्वेश्चन से पता नहीं क्यों बच्चे घबराते हैं। अब जैसे आप ये देखोगे, ये पढ़ोगे तो क्या है कि कृष्णा जी त्र्यंबक राणे जो थे तो उनके बारे में लिखा गया कि उन्होंने पूना में जैसे न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया। ये बॉम्बे टेलीग्राफ का 6 जनवरी 1849 का एक आर्टिकल है कि उन्होंने न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया। तो अब ये ऐसी चीज, ये आपकी बुक का ही है, और ठीक है, बुक में एक येलो बॉक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखो, बुक का एक येलो बॉक्स है, ये रहा बुक का येलो बॉक्स। फाइन, ये बुक का येलो बॉक्स है, ये वाली जो ये इधर चल रहा है ना लव अफेयर, उसके बाजू में जो है, तो ये वाला जो येलो बॉक्स है ये उठा के क्वेश्चन बना के पूछ दिया। अब इसकी कोई अलग से तैयारी नहीं होगी, ये तो आपको यहीं पढ़ना है, और जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब आपको इसी में मिले। तो ये क्या बोलते हैं, पूरा एक एक्सट्रैक्ट दे दिया। इस एक्सट्रैक्ट को देने के बाद इसमें 3 क्वेश्चन पूछ दिए। क्या कि एनालाइज द मेन रीजन फॉर पब्लिशिंग न्यूज़पेपर बाय कृष्णा जी। क्यों कृष्णा जी ने न्यूज़पेपर क्यों पब्लिश करना शुरू किया? तो अगर आप जब ये पढ़ोगे ना वहां पे एग्जाम हॉल में तो भी बन जाएगा कि ही इंटेंड टू पब्लिश न्यूज़पेपर इन मराठी लैंग्वेज विद अ व्यू ऑफ अफोर्डिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन टू एवरी टॉपिक ऑफ लोकल इंटरेस्ट। इट विल ओपन फॉर फ्री डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट्स इन ऑफ जनरल यूटिलिटी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेक्यूलेशंस connected with the antiquities, statics, curiosities, history, geography of the country of the Deccan, especially the patronage and support to all interest in the diffusion of knowledge and welfare of the people in earnest। so क्या पता क्या लिखा है उसमें, ठीक है। तो अब आप जैसे देखोगे यहाँ पे, तो ये जो पूरा पैसेज लिखा है, इस पैसेज से आपको क्या बताया गया? इस पैसे से बताया गया कि कृष्णा जी त्र्यंबक राणे जो थे वो न्यूज़पेपर इसलिए चालू करना चाह रहे थे क्योंकि वो क्या कर चाहते थे कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें और जो उनके काम के सब्जेक्ट से उन पर बातचीत हो सके। ठीक है, बातचीत हो सके। अब यही आपको आंसर में भी देना है कि कृष्णा जी ने, ठीक है, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए इन द एरियाज ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, सोसाइटी का मतलब समाज का उत्थान हो, ठीक है, इन द एरियाज ऑफ पॉलिटिक्स, साइंस एंड अदर फील्ड ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केस बेस्ड क्वेश्चंस फ्री के नंबर होते हैं, ओनली इफ यू हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड। दूसरा क्वेश्चन, हाउ वाज द टास्क ऑफ नेटिव न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन सीन आइडेंटिकल टू द रोल ऑफ अपोजिशन। अब जैसे अगर आप देखोगे तो इसी को जब पढ़ते चलोगे आगे तो आपको समझ में आएगा, नीचे वाले
पैराग्राफ में बताया गया कि जो नेटिव न्यूज़पेपर थे और जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, मतलब जो ग्रुप्स बन रहे थे पॉलिटिकल ग्रुप्स, वो भी और न्यूज़पेपर वाले भी, दोनों का ही काम क्या था कि गवर्नमेंट को अपोज करना है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको अपोज कर रही थी और न्यूज़पेपर में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखा जाता था। ये मैं बिना पैराग्राफ पढ़े ही बता सकता हूं आंसर, है ना, वही आंसर भी है। तो जैसे अगर आप देखेंगे द मीडिया यूज्ड टू क्रिटिसाइज एंड एनालाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज वेयर द लोकल न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो यूज्ड टू डू द सेम। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ दीज सर्व्ड एज द गवर्नमेंट्स अपोजिशन। सरकार भी दोनों को ही अपना अपोजिशन मानती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तीसरा, एनालाइज द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ न्यूज़पेपर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अब ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कि 19th सेंचुरी में न्यूज़पेपर क्यों पॉपुलर थे, इसमें ढूंढोगे, ढूंढते रह जाओगे, सिर खुजाल लोगे। तो ये तो ओपन क्वेश्चन हो गया, 19th सेंचुरी में न्यूज़पेपर क्यों पॉपुलर थे? क्योंकि वो उस समय की सोसाइटी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के आइडियाज को लोगों तक ले जाते थे। न्यूज़पेपर जो है तो दे स्टार्टेड टू सर्व एज द सोसाइटल एडवांसमेंट इन सोशल कल्चर एंड साइंटिफिक वेज। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। तो हर क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन आपको पहले से कोई प्रिपेयर करके जाना नहीं है। केस बेस्ड क्वेश्चन को आपको वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखना है, पैसेज पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है क्या। और कभी कभी कुछ जेनरिक क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे न्यूज़पेपर की क्या सिग्निफिकेंस रहेगी 19th सेंचुरी में। तो अगर आप इसमें यह भी लिख रहे हो ना कि नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया होगा न्यूज़पेपर्स ने, सोसाइटल लेवल पे सोशल चेंज वगैरह लाया होगा, जो हमने प्रिंट कल्चर चैप्टर में पढ़ा है, तो भी सही है, तो भी सही है। समझ गए? चलो अब अगला, तो जैसे ये हो गया, इसके बाद में आप देखोगे तो मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन। मैप आपका 5 नंबर का आता है। मैं आपको मैप वर्क का वीडियो भी दूंगा इस साल भी, एक बार और बना दूंगा। तो मैप वर्क के वीडियो में क्या होता है ना बाबू, हमें पता है कि एक वीडियो देखना और 5 नंबर कंफर्म है। तुम्हें मैप वर्क का वीडियो कब तक चाहिए बता देना मुझे कमेंट में, फटाक से जल्दी जल्दी दे दूंगा। तो 5 नंबर तुम्हारे कंफर्म है मैप वर्क में। अब जब मैप वर्क में 5 नंबर कंफर्म है तो वो कैसे है कि 2 नंबर आपका हिस्ट्री से आएगा और 3 नंबर आपका ज्योग्राफी से आएगा। तो हिस्ट्री के भी 2 नंबर में सिर्फ एक ही चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। और नेशनलिज्म इन इंडिया में भी सिर्फ 2 ही चीजें हैं कि अलग अलग कांग्रेस सेशन कहाँ हुए थे और कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट के इंपॉर्टेंट सेंटर्स। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है प्लेस ए और बी हैव बीन मार्क्ड, ठीक है, ऑन द मैप। तो मार्क्ड ऑन द गिवन आउटलाइन मैप, आइडेंटिफाइड एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स। तो मैप जो दिया है ना क्वेश्चन पेपर, उसमें मार्क किया हुआ है। तो मैं लेकिन यहाँ पे तुम्हें मार्क करवा रहा हूँ। तो जैसे मद्रास आपको मार्क करना है, तो मद्रास कहाँ पे आएगा? मद्रास ये रहा, ठीक है, मद्रास आपका ये रहा, फाइन, दिस इज मद्रास। मद्रास मतलब आज का चेन्नई। तो ए मद्रास, फाइन। 1927 का कांग्रेस सेशन हुआ था, जहां साइमन कमीशन के लिए भी उन्होंने बोला था कि गो बैक साइमन। 1927 तमिलनाडु मद्रास। अब दूसरा क्या है? कलकत्ता। तो सितंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए प्रपोजल रखा गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए प्रपोजल रखा गया था कलकत्ता में ये, ठीक है। तो सितंबर 1920 कलकत्ता के उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए प्रपोजल रखा गया था। गॉट इट? ये सितंबर 1920। तो ये 2 पॉइंट्स थे, ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो ऐसे अब आप हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट कर चुके हो, तो आप मेंटली फ्री हो गए कि जो बच्चे 11th में साइंस वाइंस लेने वाले, तो तुम जब पेपर दोगे ना, तो जैसे 3 घंटे का पेपर है, मान लो तुमने 40 मिनट में हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, तो तुम मेंटली हिस्ट्री भूल जाना, ठीक है। आगे के बचे हुए 2 घंटे 10 मिनट के लिए हिस्ट्री भूल जाना। क्यों? क्योंकि अब आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन फिर रिपीट नहीं होगा, आपने हिस्ट्री कर दिया कंप्लीट। समझ गए? आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। अब आप आ गए किस पे? ज्योग्राफी पे आ जाओ। तो ज्योग्राफी में क्या है? अब वही, अब ध्यान लगा के ज्योग्राफी करना है। तो मैंने बहुत सारी अप्रोचेस बता दिया आपको, वही अप्रोचेस फॉलो करते चलना है आगे। चलो, तो ज्योग्राफी के भी जैसे क्या है कि 20 नंबर का ज्योग्राफी होगा, तो पहले एमसीक्यूज आ गए कुछ। अब लेकिन सीक्वेंस वही रहेगी कि शुरुआत के जैसे 38 क्वेश्चंस टोटल है, तो शुरुआत के 9 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के थे, अब ज्योग्राफी चालू हुआ। तो व्हाट इज द एसेंशियल रिसोर्स डेवलपमेंट, व्हाट इज एसेंशियल फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या एसेंशियल है, ठीक है। ओवरऑल व्हाट इज एसेंशियल फॉर द रिसोर्स डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स अलोन इज इनफ, नहीं, अकेले से क्या काम होगा भाई, सब कुछ चाहिए रहेगा ना। तो द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, नहीं, हम हमारे रिसोर्स खुद डेवलप कर लेंगे। ओनली ह्यूमन रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, गलत, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, यस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, आप रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर पाओगे। टेक्नोलॉजीज हो, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो, तभी तो आप रिसोर्स को यूज कर पाओगे, ऐसे, ठीक है। अगला, अब देखो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको एक हिंट दिया कि एलुवियल सॉइल आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप। एलुवियल का हो गया। तो अब आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, 1 और 2, और क्या पूछा है? ऐसी क्रॉप जो आइडियल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। तो ऑब्वियस है कि ब्लैक होगा। तो ये तो लेटराइट सॉइल पहले बोल रहे, तो लेटराइट सॉइल पहले नहीं आएगी, रेड एंड येलो तो आएगी नहीं, ठीक है। ब्लैक सॉइल, हाँ, ए हो सकता है और डी हो सकता है।
फिर दूसरा पढ़ो, सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैशिव नट्स, तो रेड एंड येलो सॉइल में कैशिव नट्स नहीं होता है। कैशिव नट जो है काजू की खेती होती है कहां पे, लेटराइट सॉइल में, तो उस हिसाब से डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, उस हिसाब से डी हो जाएगा। आगे आ जाओ, टोटल ऑफ, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, आया सीबीएसई, इधर आओ इधर आओ सीबीएसई। तो अब ये क्वेश्चन समझना बाबू है, ये क्वेश्चन में एक पेज है, मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। तो एक पैराग्राफ दिया गया है, A total of 628 tigers died in India during the past 5 years due to the natural causes and other reasons, ठीक है, तो 628 जो बाघ थे उनकी मृत्यु हुई है अलग अलग रीजन से, और उन अलग अलग रीजन में पोचिंग भी एक रीजन था कि जो इलीगल हंटिंग वगैरह हो रही है ट्रेड के लिए, तो वो पोचिंग अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा। लेकिन टाइगर लोग ऐसा है ना कि हम ही क्यों मरे, हम भी तो मारेंगे, ठीक है, तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे, ऐसा सिस्टम। तो मीनवाइल 349 पीपल वर किल्ड इन टाइगर अटैक, ठीक है, तो 350 लोगों को भी मारा है टाइगर्स ने, ठीक है, लड़ाई होगी ना टाइगर और ह्यूमन बीइंग की। तो विथ वन स्टेट अलोन रिकॉर्डिंग 200 डेथ, ठीक है, एकमात्र स्टेट में ही 200 से ज्यादा डेथ हुई है। अब ये कौन सा स्टेट था, तो आई एम गेसिंग कि या तो ये उत्तराखंड होगा या मध्य प्रदेश होगा, देखते हैं क्या था, ठीक है। तो ये पूछा ही नहीं है तुमसे वैसे, तो ये एक पैराग्राफ दे दिया। अब सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट, ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस, ठीक है, कंसिक्वेंस मतलब इंपैक्ट, कंसिक्वेंस मतलब इंपैक्ट होता है ना, कंसिक्वेंस ऑफ पोचिंग ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। तो अब 2 मिनट के लिए ना ये इनडायरेक्ट वर्ड को भूल जाओ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस ऑफ पोचिंग ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। अगर आप टाइगर्स को पोच करोगे, पोच करना मतलब टाइगर को अगर किडनैप करोगे, तो टाइगर को किडनैप करने से क्या होगा, टाइगर को किडनैप करने से टाइगर की पॉपुलेशन कम होगी, है ना। तो ये क्या हो गया, टाइगर्स को अगर किडनैप कर रहे हो, इलीगल ट्रेड के लिए इधर उधर ले जा रहे हो, तो टाइगर पोचिंग के इंपैक्ट क्या होंगे कि टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, वाइल्ड लाइफ सिस्टम बिगड़ेगा, ये वो सारा सब कुछ। ये तो डायरेक्ट कंसिक्वेंस हो गए। अब आपसे पूछ रहा इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस क्या है, वो बताओ कि टाइगर के अगर मान लो क्या हो रही, पोचिंग वगैरह हो रही है, तो उसका इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस क्या होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे जवाब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, मुझे इंटरेस्ट होता है सवाल को सही समझने में और समझाने में। तो तुम्हें सवाल समझ में आया कि टाइगर की पोचिंग होगी तो उसका इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस मतलब इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो, टाइगर का जब मान लो हंटिंग हो रही है, उसका इलीगल ट्रेड हो रहा है, तो उससे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ऑप्शन को तो अपन हटा ही देते हैं, ठीक है, ये तो हटा ही दिया अपन ने, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इंक्रीज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट इन प्रोटेक्टेड एरियाज, ये बात बिल्कुल सही है कि जब टाइगर की पोचिंग होगी ना, जब टाइगर की एक तरह से कह सकते हैं हंटिंग वगैरह, पोचिंग वगैरह, इलीगल ट्रेडिंग होगी, तो उससे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ, अब ठीक है, उससे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट जो है प्रोटेक्टेड एरियाज में होंगे, ठीक है। अब जैसे बताएगा ना कि अगर 628 टाइगर मरे तो 300 350 लोग भी मरे, क्यों, क्योंकि टाइगर ने बोला हो, ठीक है, टाइगर ने लोगों को भी मारा होगा। तो ये तो ऑब्वियसली ये होगा, लेकिन ये तो डायरेक्ट कंसिक्वेंस हो गया। अगर टाइगर की पोचिंग होगी और तो टाइगर और ह्यूमंस के बीच में कंफ्लिक्ट होंगे, तो ये तो डायरेक्ट कंसिक्वेंस हो गया। पूछा क्या है, इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस पूछा है। अब सीबीएसई का आंसर ये है, ठीक है, सीबीएसई का, ठीक है, आंसर ये है, सीबीएसई का आंसर ये है। सीबीएसई क्या कह रही है कि अगर इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस की बात करें तो रिडक्शन इन दी प्रे बेस होगा, प्रे स्पीशीज होगा, ड्विंडलिंग टाइगर्स फूड सप्लाई। अगर मान लो टाइगर की क्या कह सकते हैं ना कि पोचिंग हो रही है, मतलब टाइगर को अगर हंट कर रहे हो, तो टाइगर मर गए, तो टाइगर के प्रे स्पीशीज जो है ना, ठीक है, रिडक्शन इन दी प्रे स्पीशीज, ड्विंडलिंग टाइगर्स फूड सप्लाई, ठीक है। तो रिडक्शन इन दी प्रे स्पीशीज, तो प्रे स्पीशीज मतलब क्या है कि टाइगर जिनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो टाइगर जिनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। कैसे, टाइगर खत्म हो गया तो उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ना चाहिए ना, तो रिडक्शन इन दी प्रे स्पीशीज नहीं होगा, ठीक है। तो रिडक्शन प्रे, जैसे एक एग्जांपल, हिरण थे बहुत सारे, टाइगर मर गए तो हिरण तो और बढ़ जाएंगे ना, अगर टाइगर रहता तो हिरण कम होते, तो रिडक्शन इन दी प्रे स्पीशीज तो होगा ही नहीं। ड्विंडलिंग टाइगर्स फूड सप्लाई, टाइगर की फूड सप्लाई कम होगी ही नहीं होगी, और ये इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन कम होगी तो उसके जो प्रे स्पीशीज है वो बढ़ जाएंगे। तो ये समझ में आ रहा है, ये मुझे बिल्कुल सही लगा। अगेन सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में ए राइट आंसर है, लेकिन आई एम रिफ्यूटिंग दिस, क्योंकि मैं आपको रैशनल बता रहा हूं कि ए तो कहीं बैठ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप डी को देखोगे ना, तो डी राइट आंसर है। डिक्रीज इन टूरिज्म रेवेन्यू इन नेशनल पार्क। अब जब टाइगर की पोचिंग हो जाएगी, टाइगर ही खत्म हो जाएंगे, तो लोग नेशनल पार्क में किसको देखने जाएंगे,
नकली टाइगर बनाओगे क्या वहां पे? नकली टाइगर को देखने जाएंगे क्या? नहीं। तो और ये इनडायरेक्ट भी है कि टाइगर की पॉपुलेशन कम होगी तो ऑब्वियसली ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट होंगे ही। टाइगर की पॉपुलेशन कम होगी तो इंक्रीज होना चाहिए था प्रे स्पीशीज, वो तो डायरेक्ट कंसीक्वेंस दिख रहा है। अब इनडायरेक्ट पूछा है तो यही होना चाहिए कि इनडायरेक्टली अगर टाइगर की पॉपुलेशन कम होगी तो देयर विल बी डिक्रीज इन टूरिज्म रेवेन्यू ऑल्सो। अब कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ कि डी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए? आई हैव गिवन द रैशनल, आई हैव क्वेश्चन दिस आंसर ऑफ सीबीएसई अकॉर्डिंग टू माय रैशनल। ठीक है, ये मुझे लगता है। तो ये और होता है ऐसा, एक बार नहीं, अब तो सीबीएसई ने फिर भी सुधार लिया क्योंकि उनको पता है कि पकड़ लेते हैं टीचर और फिर ऑनलाइन वीडियो बना देते कि गलत आंसर है। पहले बहुत मार्किंग स्कीम में 2-2 3-3 गलत आंसर आ जाते थे, तो मैं तब भी बोलता था कि गलत है तो है, ठीक है, और अभी भी बोलूंगा मुझे एक गलत आंसर लगा है पूरे पेपर में, तो ये गलत आंसर था। ठीक है, चलो, और क्यों था मैंने बता दिया। और आपको भी यही करना है। ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी फिर वो मिलते हैं, क्या बोल सकते हैं ना कि ए लगाने वालों को भी सही मिल जाता है, डी लगाने वालों को भी सही मिल जाता है। लेकिन आप जब क्योंकि पढ़ रहे हो, आप रैशनल डेवलप कर रहे हो, तो क्वेश्चन करो कि क्या क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। जबरदस्ती मत करना, लेकिन आपको कहीं लग रहा है तो करना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया आपका 12th वाला। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड मोस्ट लाइकली अप्लाई टू प्लेस लाइक जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, जब आंध्र प्रदेश और केरला। तो ये वो स्टेट्स है, ध्यान करो, जहां पे प्रोटेक्टेड जहां पे आपको क्या देखने मिलता है कि परमानेंट फॉरेस्ट या फिर रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा होंगे। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, लाल चंदन, ध्यान आया, पढ़ाया मैंने। तो अब इसका देखो, सारे ऑप्शन देखो, दे रिलाई ऑन अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ना जी ना, यहां तो सब रिजर्व फॉरेस्ट है। नो क्लासिफाइड फॉरेस्ट फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नहीं, ये भी गलत है। फॉरेस्ट रिसोर्स आर प्राइमरली फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हट। तो दीज प्लेसेस मोस्टली हैव फॉरेस्ट मैनेज एज रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉर कंजर्वेशन, सही है, समझ आया ना। तो ये तो बहुत सिंपल है, अपने आप में ऑप्शन ए अपनी गवाही दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी। अब देखो क्या है, तो मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें कि कैसे कैसे एमसीक्यू आए। एक एमसीक्यू जैसे अगर आप देखोगे तो पहला एमसीक्यू क्या है कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से, दूसरा वाला एग्रीकल्चर से, तीसरा वाला चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से, और ये तीसरा वाला जैसे अगर आप देखोगे तो ये भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से है। ठीक है, और ये चौथा वाला आपका कहाँ से आ गया, मतलब ये पांचवा हो गया, सॉरी, है ना। तो ये पांचवा वाला आपका कहाँ से आ गया, इससे क्या नाम है अपना, वाटर रिसोर्सेज से, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इनसे तो आए नहीं सर क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं अब, क्योंकि 6 चैप्टर है तो जरूरी नहीं कि सारे चैप्टर से ही एमसीक्यू आए। तो 20 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, ये दिमाग में रखना है बस। बाकी इसके अलावा कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है। ये ब्लूप्रिंट है कि 20-20 नंबर की चारों बुक आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया गया। एक और एमसीक्यू है इसमें, ठीक है, तो ज्यादा एमसीक्यू इसमें 4 ही थे, इसमें ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इवैल्यूएट द ओवरऑल गोल ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कौन सा जो ऑप्शन है बेस्ट सिग्निफाई करता है? देखो, नेगेटिव इकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंपल है कि कृषि एग्रीकल्चरल लैंड में इरिगेशन देने की बात हो रही है। तो टू प्रोवाइड बेटर इरिगेशन सिस्टम एंड सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस फॉर फार्मर्स, बी होगा इसका राइट आंसर, सिंपल, सीधा, सटीक, है ना। बाकी ऑप्शन देखो, ऑप्शन सब पढ़ना, लेकिन वो 2 ऑप्शन थे ही नहीं काम के, इसके लिए नहीं पढ़े मैंने। अब आ जाओ, एग्रीकल्चर चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। देखो क्या है, राइस इज, नहीं, एग्रीकल्चर चैप्टर से ही है, हाँ। Rice is grown as commercial crop in Haryana and Punjab, but as a substantive crop in Odisha. Using your understanding of geographical factor and economic practices, explain why rice cultivation differs in these regions. अब देखो क्वेश्चन समझो, हर क्वेश्चन के बाल की खाल निकालना है अपने को, कि आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताना है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या है, जिनके चलते राइस को पंजाब और हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है और सब्सिस्टेंस क्रॉप की तरह किया जाता है उड़ीसा में। तो आप बताएंगे कि पंजाब और हरियाणा में, पहले आप ज्योग्राफिकल फैक्टर बता दो, वहां पे पानी वगैरह है, क्लाइमेट वगैरह है, किस चीज के लिए वहां पे इरिगेशन सिस्टम वगैरह पूरा डेवलप हुआ है। अगेन, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं बुक में एक जगह लिखा नहीं दिखेगा। यही तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है, रटा नहीं होना है, अप्लाई करना सीखो। तो आपको बताना होगा कि हरियाणा और पंजाब जो है तो वहां पे वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो सतलज यमुना लिंक कैनाल है और उसके थ्रू पानी मिल जाता है खेतों को, तो क्लाइमेट और इरिगेशन की फैसिलिटीज है अवेलेबल, ठीक है। लेकिन वहीं पे ओडिशा में क्या, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है,
तो जितना पानी हो गया उतने में आदमी क्या अपने खाने के लिए निकाल ले, अगर फसल उतना ही काफी है। लेकिन ये लोग क्या है, ये फसल ग्रो करते हैं, बेचने के लिए पैसा कमाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर जैसे अगर आप देखो कि पंजाब हरियाणा में कमर्शियल पर्पस से राइस इसलिए ग्रो कर लिया जाता है क्योंकि आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी और साथ ही साथ प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन से वहां फायदा मिला है। लेकिन ओडिशा में एग्रीकल्चर सेक्टर भी उतना डेवलप हुआ नहीं है। ठीक है, तो राइस इज मोस्टली ग्रोन फॉर पर्सनल यूज ओनली इन ओडिशा। गॉट माय पॉइंट। सिमिलरली यही इकोनॉमिक फैक्टर में आप जमा सकते हो इसको, इकोनॉमिक फैक्टर में कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसी होती है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है पंजाब हरियाणा में, लेकिन ओडिशा में आज भी ट्रेडिशनल फार्मिंग है। तो वो अपने सस्टेनेंस के लिए ही ग्रो करते हैं, वहां कमर्शियल तरीके से खेती नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन पंजाब हरियाणा में कमर्शियल तरीके से खेती हो रही है। समझ गए? तो कोई भी अब 2 नंबर का क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन, आपको इतना नहीं लिखना है, लेकिन आपको क्वेश्चन की डेप्थ समझ में आना चाहिए कि कहां, क्यों, कैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो इसमें एमसीक्यू ज्यादा थे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, तो नहीं आया। जरूरी तो नहीं कि सब में 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 20 नंबर की एक बुक आना है, ये ध्यान रख लो बस। तो हो सकता है कि किसी में 3 नंबर के क्वेश्चन ना आए, जैसे ज्योग्राफी में नहीं आया है ना। क्या है, पर्सन पी इज विलिंग टू स्टैब्लिश अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, बधाई हो। पर्सन पी जो है, ठीक है, तो वो एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रहा है। He has been advised to set up a bauxite industry in Odisha as a suitable way to make profitable venture। उन्होंने बोला कि ओडिशा में जाके बॉक्साइट इंडस्ट्री लगा लो, बाबा जी ने बोल दिया है, वहीं पे तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, तो बाबा जी ने ऐसा क्यों बोला होगा, तो उसका ही आपको आंसर देना है। एनालाइज द पॉसिबल रीजन बिहाइंड द एडवाइस गिवन टू हर। ठीक है, पर्सन पी इज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर। तो अब आपको यह बताना है कि ओडिशा में आप बॉक्साइट इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे, क्योंकि वहां रॉ मटेरियल अवेलेबल है ना। तो ओडिशा जो है लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर है इंडिया में, वहां रॉ मटेरियल अच्छे से आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब आपकी बुक में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये एक सिचुएशन बनाई, लेकिन आपने बुक में ओडिशा और बॉक्साइट को कनेक्ट जरूर करा है। तो वो न्यूरल लिंक्स जो है ना, वो बैठाना पड़ेगी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देख के। घबराना मत, ये बहुत इजी आंसर है, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम एक इंपॉर्टेंट मेटल भी है, ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ आपको मेटल देखने को मिल रही है आयरन, लेकिन लाइट वेट होता है, गुड कंडक्टर है, मतलब गुड अल्टरनेटिव है टू दी मिनरल्स, स्टील वगैरह एक्सट्रीम लाइटनेस होती है। ठीक है, गुड कंडक्टिविटी है, मेलेबल होता है, तो वायर वगैरह भी बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आप 5 पॉइंट बहुत अच्छे से बना सकते हो प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। कोल इज द मोस्ट, ये और में है, ये और में आया, देखो ये भी और में आया। ठीक है, अब ये 16 वाला और हर क्वेश्चन और में आया, ये भी जरूरी नहीं कि 2 नंबर वाले को और में नहीं दिया उनने। ठीक है, लेकिन 5 नंबर वाला और में है। कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय इवैल्यूएटिंग सिग्निफिकेंट रोल इट प्लेज इन ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। देखो क्वेश्चन समझना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स मतलब कोल के टाइप पूछ लिए उनने, और उसी में ये पूछ लिया कि कोल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है। तो अब आपको आंसर भी वैसे देना, आप स्प्लिट कर दो कि कोल के फॉर्म 4 है, हमें पता है कौन कौन से, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। तो अब ये 4 पॉइंट यहां लिखना है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में मान लो इसको 3 नंबर का कंसीडर कर लो, और ऊपर आप मिनिमम 2 पॉइंट लिख सकते हो कि कैसे वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ना। तो आप लिख सकते हैं कि पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है कोल जो है, तो इंडस्ट्रियल पर्पस और डोमेस्टिक पर्पस के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हाईली डिपेंडेंट हम कोल पे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इससे मीट आउट होती है। तो कोई भी रेलेवेंट 2 पॉइंट, तो आपका 5 नंबर के क्वेश्चन में आपने ऐसे स्प्लिट कर लिया कि ये आपने 2 नंबर के हिसाब से लिख दिया, क्योंकि फॉर्म्स तो उसके 4 पॉइंट है, तो उसको आप 3 नंबर के हिसाब से मान के चलो। समझ गए ना? घुसना होगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर घुसना होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, जैसे अगर आप देखोगे केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब सुनना मेरी बात, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हैं इस बार के सैंपल पेपर में, तो आई एम हैप्पी विद दिस। एक तो आपको बताया कि जैसे वो येलो बॉक्स में से क्वेश्चन बन के आ गया, तो उसके लिए भी कोई अलग से तैयारी नहीं करना है। अब मान लो क्या है, एक ये आया ज्योग्राफी का, ग्लोबल पॉल्यूशन इज राइजिंग ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज एंड इनसफिशिएंट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट्स। अब ये है ना आपकी बुक के किसी पार्ट से नहीं आया है। जैसे अगर आप पढ़ोगे तो दिस प्रोसेस सीरियस हेल्थ रिस्क ऑफ द पीपल एंड इकोसिस्टम पर्टिकुलरली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस चैलेंज। द ग्लोबल इकोनॉमिक रिलाइज ऑन डीपली intertwined supply chains sustained by more than 100 billion tons of raw material entering the system each year. Intensive material consumption depletes natural resources and cause negative environmental impacts on every stage of product life cycle. Global waste is expected to increase to 3.4 billion tons by 2050. Pollution of all type hinders development outcomes.
एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हजार्डियस केमिकल एंड वेस्ट लाइक मर्क्यूरी, लेड, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पॉप्स कहा जाता है जिन्हें, ठीक है, कॉजेस debilitating and fatal illness, creates harmful living conditions and destroys ecosystem। अब इतना पढ़ने के बाद तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। कहां से क्वेश्चन आया? वेरी गुड। जो बच्चे ज्योग्राफी बोल रहे होंगे ना, मारूंगा चाटा जोर से गाल पे। ज्योग्राफी में किस चैप्टर से आया? इतना पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि ये पोल्यूशन बता रहा है, इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो चैप्टर है हमारा वहां से आया है। अगर आपने इतना एनालाइज कर लिया ना तो आप बहुत नजदीक पहुंच गए सही आंसर के। क्यों? क्योंकि बुक में से कहीं नहीं आया, ये तो एक रैंडम एक्सट्रैक्ट दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, एक पैसेज दे दिया। अब इसको जैसे इंग्लिश के पेपर में करते हो वैसे इसका आंसर देना है। अब आपको कैसे करोगे? घबराना नहीं है सबसे पहले तो आपने। तो ये पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन देखोगे ना, या फिर क्वेश्चन देख के फिर पढ़ा करो, ये भी ट्रिक काम करती है। क्वेश्चन देख लो तो सबकॉन्शियसली क्वेश्चन पीछे बैठा रहता है, पढ़ते जा रहे हैं ना हम। व्हाई डू यू थिंक ग्लोबल वेस्ट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2050? तो अगर ये क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था मैंने तो मुझे यहां आंसर मिल गया था कि 2050 तक ग्लोबल वेस्ट क्यों बढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे क्या इंडस्ट्रीज बढ़ना है, ये सारा सब कुछ होना है। तो ड्यू टू इंटेंसिव मटेरियल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रीज, मिल गया ना आंसर। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ के पैराग्राफ पढ़ूंगा तो मुझे आंसर वहां पे क्लिक हो जाएगा। तो कुछ नई चीज नहीं है। Why do manufacturing industries cause pollution of different type? Explain with example। तो अब ये क्वेश्चन आपने बुक में पढ़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अलग अलग तरह के पोल्यूशन करती है। चाहो तो आप ये यहां भी देख सकते हो, यहां भी आपको बताया गया है, ठीक है, कि अलग अलग तरह के पोल्यूशन करती है, एयर, वाटर और ये, ठीक है। लेकिन आप मन से भी आंसर लिख सकते हो कि एयर पोल्यूशन होता है, स्मोक एमिट होती है। बुक में वहां ये पैसेज में नहीं दिया, कहीं पैसेज में कहीं नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन आपने चैप्टर में तो पढ़ा है ना, तो चैप्टर की क्वेश्चन है ये। तो मान लो ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ जाता तो करते ना, तो भी बस सिंपल है, ठीक है। और इसका मार्किंग स्कीम भी ऐसे दे दी जाती है कि 1 2 1, मतलब पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा 1 नंबर का, ऐसा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इज इट करेक्ट टू कंसीडर पॉल्यूशन एज पॉसिबल कॉज फॉर वर्सनिंग ऑफ करंट ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी? यस। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप पॉल्यूशन के कारण ही क्या होता है, गरीबी और जैसे अगर आप देख रहे हैं ना तो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि पॉल्यूशन से गरीब व्यक्ति और बीमार होता है तो उसका पैसा बीमारी में ही चले जाता है। तो इस तरह से आप मन से भी आंसर लिख सकते हो। नेगेटिव इंपैक्ट है एंड ऑफ सफरिंग मोस्ट, दिस आल्सो लीड्स टू सोशल डिस्पैरिटी एंड इनइक्वालिटी। तो गरीब व्यक्ति गरीब उसमें भी रह जाता है, मतलब वही ना, सोशली एक्सक्लूडेड रहता है वो, ठीक। एंड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आप इसमें कुछ भी एग्जाम्पल एक डाल सकते हो। तो सीबीएसई भी ऐसे क्वेश्चंस में ओपन एंडेड रखती है, जैसे पुअर पीपल लिविंग इन पुअर सराउंडिंग कॉजिंग मल्टीपल डिसीजेज एंड अ लॉट ऑफ देयर सेविंग्स विल गो इनटू द ट्रीटमेंट ओनली। उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता है, और समझे? तो ऐसे आंसर लिखना होते हैं। गॉट माय पॉइंट? अब देखो क्या है, अब ज्योग्राफी से 3 नंबर का मैप वर्क आएगा, ठीक है। ज्योग्राफी से 3 नंबर का मैप वर्क आएगा आपका। तो 3 नंबर के मैप वर्क में क्या लिखेंगे अपन ज्योग्राफी में? तो यहां पे सिंपल है, ऑन दी सेम आउटलाइन पॉलिटिकल मैप, तो वही एक ही मैप रहेगा, और मैप क्या है, पीछे आप अटैच कर दोगे। तो उस मैप पे अब आपको क्या करना है, उस मैप पे ये बताना है आपको। ये देखो और में है 3 नंबर है, तो यहां पे से कोई 2 आपको सेलेक्ट करना है, यहां पे से कोई एक सेलेक्ट करना है। डैम ऑन दी सतलज ब्यास रिवर बेसिन, कौन सा डैम है? भाखरा नंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भाखरा नंगल हो गया। डैम ऑन दी महानदी बेसिन दैट इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड, तो कौन सा महानदी रिवर बेसिन पे कौन सा डैम है? हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड हो गया। अब नेम एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग मेजर सी पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में सी पोर्ट आप क्या लिखोगे? कोलकाता है, कोलकाता सी पोर्ट है, या फिर आप हल्दिया भी लिख सकते हो, ठीक है, हल्दिया भी लिख सकते हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, चेन्नई एयरपोर्ट, ठीक है, चेन्नई एयरपोर्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब, तो पहले उस एयरपोर्ट का नाम राजा संसी था, अब बदल के गुरु रामदास जी कर दिया, शायद संत श्री गुरु रामदास जी कर दिया है ना, तो वो वाला एयरपोर्ट लिख दोगे। तो यहाँ पे सारे ये वो है, और तुम्हें प्लॉट भी करना है। तो जैसे डैम इन दी महानदी बेसिन, महानदी बेसिन में जो डैम है वो बताओ। तो महानदी बेसिन सतलज बेसिन में भाखरा नंगल, ठीक है। तो भाखरा नंगल डैम क्या है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पे ये रहा, ठीक है, यह हो गया आपका भाखरा नंगल डैम। फाइन। अब इसको ऐसे प्रॉपर ऐसे करना है जैसे 19th का फर्स्ट का पी वाला, ठीक है। तो ऐसे लिखना आंसर, 19th का फर्स्ट का पी वाला है, ठीक है, और उसका आंसर भी लिख देना भाखरा नंगल। समझ में? इस तरह से आंसर लिखना होगा, इस तरह से खूबसूरती से आंसर लिखना होगा आपको। महानदी बेसिन में कौन सा डैम है बताओ? महानदी बेसिन में यहां पे आप जैसे देखोगे तो उड़ीसा में आपका डैम है हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड, हीराकुंड, ठीक है। तो ये आपने हीराकुंड लिख दिया।
ठीक है, हीराकुड। क्लियर हुआ? मेजर सी पोर्ट, तो सी पोर्ट कहां पे आपका, या वेस्ट बंगाल में आप कोलकाता भी लगा सकते हो और हल्दिया भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कोलकाता और हल्दिया दोनों में से जो भी लगाओगे चल जाएगा। ठीक है, हल्दिया पोर्ट इज ऑल्सो करेक्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे चेन्नई पे, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। और ये पढ़ के लगाना, जैसे इसमें नीचे वाले सेक्शन में 2 लगाना, 3 में से 2 करना है, तो 3 में से 3 करोगे तो ऐसा नहीं कि 3 नंबर दे देंगे, जो ऊपर के 2 रहेंगे फिर वो कंसीडर करे जाएंगे। तो आपको जो 2 सही पता हो 2 ही लगाना बस। ठीक है, फिर क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब, तो राजा संसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, तो यहां पे अमृतसर में गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हो गया आपका। ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट। क्लियर हुआ? चलो, तो इस तरह से आपका ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट होगा। अब क्या करना है बाबू, अब आपके मान लो आपने क्या कर लिया, 1.5 घंटे के अंदर ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री भी कंप्लीट, भूल जाओ ज्योग्राफी। अब अगले 1.5 घंटे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स अपने ध्यान में रखना है। तो पॉलिटिकल साइंस उठाते हैं अपन। पॉलिटिकल साइंस में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और ऐसे अपन एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते हैं, है ना। ऐसी एमसीक्यूज तो अपन प्रैक्टिस करते हैं ना क्लास में, यूट्यूब पे, सारी जगह। तो 59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच। ना जी ना, 40% पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती है, और यहाँ 40% और डच जो बोलने वाली, तो डच बोलने वाली 59% है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। ठीक है, 1% बेल्जियंस स्पीक जर्मन, यस, और कैपिटल सिटी ब्रसेल्स जो है तो वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। जो कंट्री में मेजोरिटी में, कैपिटल में माइनॉरिटी में, कैपिटल में माइनॉरिटी में, कंट्री में मेजोरिटी में, तो उस हिसाब से सिर्फ 3rd और 4th ही स्टेटमेंट सही है। बी इज द राइट आंसर। गॉट माय पॉइंट, बी इज द राइट आंसर। 21, तो द कार्टून बिलो डिपिक्ट्स जर्मनीज गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द 2005 इलेक्शन। 2005 के इलेक्शन के बाद में जो सरकार बनी उसके बारे में एक कार्टून बनाया गया है। ठीक है, 2 मेजर पार्टीज थी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। द 2 पार्टीज आर हिस्टोरिकली कंपीटिंग विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन द कार्टून। तो कार्टून को कौन सा ऑप्शन लेकिन बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है ना बाबू, समझना, यहां पे क्या हो रहा है कि ये 2 अलग अपोजिट पार्टीज एक साथ सरकार बना के चलाएगी, तो उसको दर्शाया जा रहा है। ठीक है, और ये कोलिजन गवर्नमेंट के आइडिया को दर्शाता है ये कार्टून, कि कैसे साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनती है जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, तो उस चीज को दर्शाया गया है। फाइन, आगे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग केस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इशू न्यू करेंसी नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। सवाल देखते से पहले चैप्टर रियलाइज करना है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करिए कि नई करेंसी नोट जो है उसको लाएंगे ताकि ब्लैक मनी को खत्म किया जा सके, जैसे नोटबंदी करके बदल दिए थे नोट। तो द गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट इज अपोज टू दिस पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कैन द स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम इंप्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी। हाँ जी बताइए, एक राज्य नहीं चाह रहा है कि भैया हमारे देश में, हमारे स्टेट में तो अलग करेंसी चला दो आप, हम तो नहीं बदलेंगे, तो क्या वो यूनियन गवर्नमेंट को रोक सकता है करेंसी बदलने से? नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे आते हैं जिन पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और करेंसी और ये सारी चीजें किसका मुद्दा है? ये यूनियन गवर्नमेंट का मुद्दा है, समझे? ये यूनियन गवर्नमेंट का इशू है ना, तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि नो, द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को नहीं रोक सकती स्टेट गवर्नमेंट। नो, बिकॉज द करेंसी इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। करेंसी यूनियन लिस्ट का मैटर है, करेंसी यूनियन लिस्ट का मैटर है। ठीक है, चलो। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन एज असर्शन ए, रीजन आर, स्टडी द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। क्या दिए? एक्सक्लूसिव अटेंशन टू जेंडर रीजन कास्ट का एक क्वेश्चन दिख गया मुझे, कास्ट यहीं पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस चैप्टर से आया ना वो एक बार दिमाग में उतारा करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया? एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट इन डेमोक्रेसी। ठीक है, इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज लीडिंग टू टेंशन, कंफ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। असर्शन रीजन को सॉल्व करने का ना एक थंब रूल होता है बाबू, समझना, कि हमेशा असर्शन को सवाल बनाओ कि why exclusive attention to caste can produce negative result in democracy? Why? Because it can divert attention from other important issues, thus leading to tension, conflict and even violence. ठीक है, जो अगर आप कास्ट पे ज्यादा फोकस करोगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसके कारण क्या होगा ना, दूसरे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं जैसे डेवलपमेंट वगैरह उनको छोड़ के बाकी लोग क्या है, मतलब वही है कि जाट, यादव, ब्राह्मण, राजपूत में ही उलझे रह जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि असर्शन भी सही है,
रीजन भी सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और कभी भी है ना ऐसा नहीं कि हाँ हमेशा ये वाला स्टेटमेंट तो ए ही होता तो ए लगा दे। कभी कभी सीबीएसई बदमाशी कर देती है, इन दो क्वेश्चन को आगे कर देती है, इन दो क्वेश्चन ऑप्शन को नीचे कर देती है, ठीक है, और बच्चा बिना पढ़े फटाक से ए पे टिक लगा देता है। तो वो गलती नहीं करना, पढ़ना चाहिए पहले, ठीक है। ये मैंने तुम्हारे साथ ये वाले ब्लफ मैंने करे हैं बहुत बार पोल सेशन में, ठीक। चलो आगे, हाईलाइट एनी 2 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो जैसे एमसीक्यूज हो गए, अब एमसीक्यूज के बाद में क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 की फीचर बताओ फेडरलिज्म के, 2 क्या 7 बता दूंगा। तो 7 में से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में 7 मत देखो, सुनो मेरी बात, तुम्हें इस चीज के नंबर नहीं मिलेंगे कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हें नंबर इस चीज के मिलेंगे कि तुमसे जितना पूछा गया आप उतना बताओ। अगर आप तुम्हें पूरे 7 फीचर पता तो क्या 7 लिख के आओगे और सोचोगे कि 7 नंबर मिलेंगे, मैंने 7 लिखे। क्वेश्चन ही 2 नंबर का है तो 2 ही मिलना है। तो यहां दिमाग लगाना थोड़ा, ठीक है। तो बैल बुद्धि की तरह काम मत करना कि मुझे ये आता है ये तो मैं पूरा लिखूंगा। टाइम मैनेज करना है, यहाँ 2 पॉइंट लिखना मिनिमम, कुछ भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ज्यादा ही दिल में आ रहा है खूब उबर उबर के तो 3 लिख देना। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म लिखना है, 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन, लेकिन क्या है, दे हैव देयर ओन जुरिसडिक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक मैटर्स जो रहते हैं उनके लेजिस्लेशन, टैक्सेशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के दिए जाते हैं। फिर क्या है, अब ये जो जुरिसडिक्शन है तो रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जुरिसडिक्शन क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। फिर क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फंडामेंटल प्रोविजंस, उनको कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है, बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहता है, ठीक। फिर क्या है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो लड़ाई हो जाती है कभी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, तो कोर्ट्स के पास पावर होती है, वो जुडिशरी एक्ट्स एज एन एम्पायर, ठीक है। फिर क्या है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के। फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, तो जैसे अगर आप देखेंगे कि एक तो क्या है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो उनके बीच में जब पावर शेयर की जाती है तो आप क्या करते हो, यूनिटी स्ट्रेंथन करते हो, एट द सेम टाइम रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हो। अब 2 नंबर का क्वेश्चन था तो एनी 2 पॉइंट्स कैन बी कंसिडर्ड, 2 नंबर 2 पॉइंट पर्याप्त है। खूब दिल में आ रही तो 3 लिख देना, लेकिन टाइम मैनेज करना, ठीक है। चलो, विमेन इन इंडिया, अब जैसे 2 नंबर का एक और क्वेश्चन आ गया कि विमेन इन इंडिया फेस डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज एंड ऑपरेशन इन मेनी वेज, हाईलाइट एनी 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वेयर यू विटनेस इनइक्वालिटी। तो अब कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2। तो अगेन आपको क्या करना रहेगा, आपको सिर्फ 2 पॉइंट रिलेवेंट लिखना रहेंगे। विमेन अलग अलग डोमेन में डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, जैसे शिक्षा में, एजुकेशन में पेरेंट्स प्रिफर टू सेंड देयर मेल चाइल्ड टू द स्कूल्स, ठीक है। लो प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब, पैसे ज्यादा किसको मिलते हैं, पुरुष को मिलते हैं। विमेन आर पेड लेस, ये हो गया, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर सन, तो फीमेल फिटिसाइड हो जाता है बहुत सी बार, क्यों, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए ना, हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला लड़का चाहिए, लड़कियां लोग पसंद नहीं करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस एट होम, तो ये इनमें से कुछ भी 2 पॉइंट आप रिलेवेंट लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे भर के, 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजंस इन एवरी स्फीयर, ठीक है। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स, सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ बताओ कि डेमोक्रेसी कैसे पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ, सिविक्स क्या लास्ट चैप्टर एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेमोक्रेसी 3 नंबर का क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ, तो कैसे लिखोगे, देखो रिलेवेंट 3 पॉइंट लिखना है आपको बस, ठीक है। तो कैसे कैसे, तो डेमोक्रेसी जो होती है ना, डिफरेंट सोशल डिविजन्स को अकोमोडेट करती है, जैसे बेल्जियम में चाहे डच हो, फ्रेंच हो, सबको एक साथ रखने की कोशिश करी डेमोक्रेसी ने, ठीक है। ऑल डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट कंपटीशन, मतलब वो इलेक्शंस करवाते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं, और जिससे क्या कोशिश करते हैं कि कहीं भी किसी एक कम्युनिटी का डोमिनेंस ना देखने को मिले, ठीक है। ऐसा हो कि उनके बीच के टेंशंस रिड्यूस हो, ठीक है, सोशल डिवीजन प्रॉपर तरीके से हो। डेमोक्रेसी टीचेज पीपल टू रिस्पेक्ट द डिफरेंस एंड रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, ठीक है। डेमोक्रेसी में ही आप अलग अलग ग्रुप के लोगों को सबको एक साथ रखने की कोशिश करोगे। डिक्टेटरशिप होती तो हिटलर ने तो मार दिया था ना सबको, समझे, तो वो चीज रहती है। फाइन, तो ऐसे 6, 7, 5 पॉइंट लिखे मैंने, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप 3 पॉइंट से अपना काम चला सकते हो, ठीक है, 3 पॉइंट से अपना काम चला सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला, तो अगला जैसे अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी एक इफेक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो। पॉलिटिकल चैप्टर कौन सा है, देखो क्वेश्चन देखते से सबसे पहले चैप्टर एनालाइज करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो डेमोक्रेसी के काम, हाँ अरे अच्छा क्वेश्चन है, तो मजेदार क्वेश्चन है। डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा है कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बताओ या फिर रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बताओ, क्या करा है, एक स्टेटमेंट बना दिया है
कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, एसएसटी कसम मैंने आंसर नहीं देखा था, मैं तो क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर आंसर मेरे दिमाग में आएगा तब तुम्हें बताऊंगा ना। तो पहली बार पढ़ने के बाद मैं भी चकरा गया कि यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, इसका तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन है। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। फिर मैंने देखा सिग्निफिकेंट रोल, तब मुझे समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पूछना चाह रहा है। समझे मेरी बात? तो दिस इज द अप्रोच। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो जब तक क्वेश्चन तुम क्रैक ना कर लो। आंसर लिखना आसान है, क्वेश्चन समझना कठिन है। एक चीज ये समझ में आ गई ना तो फिर सब समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को अपन ने एनालाइज करो और हमें समझ में आया कि ये क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस पूछ रहा है। तो बस पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टीज जो है पुट फॉरवर्ड दी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पार्टीज मेक लॉज फॉर दी कंट्रीज। ठीक है, जो पार्टी इलेक्शन हारती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज जो है दे प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो वो 7 के 7 जो पॉइंट थे, वो जो 6-7 पॉइंट थे अपने, वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। मिनिमम 5 पॉइंट से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मिनिमम 5 पॉइंट से आपका काम चल जाएगा। ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में लिखा रहता है, ऐसा इसके लिए बता रहा हूं मैं। अगला इसका और में क्वेश्चन क्या था, देखो इसका और में 27B का और में देखोगे तो एनालाइज हाउ द इशू ऑफ लीडरशिप सक्सेशन पोजेस अ चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अगेन पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ द इशू ऑफ लीडरशिप सक्सेशन। सवाल बहरूपिया होता है मेरे दोस्त, आपको वही लीडरशिप सक्सेशन क्या है, तो हमने डायनेस्टिक सक्सेशन वाला पढ़ा एक चैलेंज कि पॉलिटिकल पार्टीज गो थ्रू दी डायनेस्टिक सक्सेशन, ये एक चैलेंज है। तो वही बताना है कि मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करती है। ठीक है, और इसी के चलते क्या होता है, तो दोज हु हैपन टू बी लीडर आर इन पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज। तो एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही कास्ट के लोग, एक ही फैमिली के लोग डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो यही डायनेस्टिक सक्सेशन वाला चैलेंज यहां पे बताया गया है। समझ गए? तो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो वही डायनेस्टिक सक्सेशन लिखना है कि एट टाइम्स क्या होता है, दिस इज सो बिकॉज पीपल हु डू नॉट हैव एडुकेट एक्सपीरियंस कैपेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पापा जी लीडर थे तो वो भी लीडर बन जाएंगे। ठीक है, तो वो इनकेपेबल लोग जो है ना, इनकेपेबल लोग क्या करते हैं, दे ऑक्यूपाई पावरफुल पोजीशंस। मोर देन लॉयलिटी टू पार्टी प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयलिटी ऑफ लीडर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर्सनल लॉयलिटी ऑफ लीडर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ गए? ये समस्या है। आ जाओ 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जो पैसेज वाले क्वेश्चन आ गए। अब देखो, एक पैसेज बॉक्स में से आया, एक पैसेज दुनिया के बाहर से आया, बुक से नहीं आया। अब एक पैसेज सीधा एनसीईआरटी का टेक्स्ट उठ के आ गया। जैसे अगर आप देखोगे तो पावर शेयरिंग वाले चैप्टर का सीधा एनसीईआरटी का टेक्स्ट है कि, और अच्छा 2 मिनट के लिए मत पढ़ो ये वाला पैराग्राफ जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है, क्वेश्चन पढ़ो सीधे। स्टेट एनी 2 डिमांड्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। अगर मैंने ये नहीं भी पढ़ा होगा तो भी बता दूंगा। क्या चाह रहे थे वो तमिल्स, क्या चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे और ऑटोनॉमी चाहते थे कि तमिल लैंग्वेज को भी सिग्निफिकेंस मिले, है ना। मैंने नहीं पढ़ा पैसेज तो भी आंसर बन रहा है ना, क्योंकि चैप्टर तो पढ़ा है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन, अगेन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, इधर तुम्हारे कान में चिल्ला दूं क्या। केस बेस्ड क्वेश्चन जो है, केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करना है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेट द रिजल्ट ऑफ मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के चलते क्या हो गया, आपको देखने को मिलता है कि सिविल वॉर होता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहां पे वही है कि उनकी 2 डिमांड क्या थी, रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी, सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। मेजोरिटेरियन जब पॉलिसी अडॉप्ट करी उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि श्रीलंका जो है, तो श्रीलंका में जो तमिल्स और वो थे सिन्हालास, उनके बीच में डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ और उनके डिस्ट्रस्ट के चलते सिविल वॉर हो गई। ठीक है, एज अ रिजल्ट 1000 ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज डाइड। फिर एक और क्वेश्चन, जैसे 2 नंबर का नीचे वाला क्वेश्चन है ना, 1-1-2, तो क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन 2 प्रोविजंस ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। अब ये कुछ है, यहां से कुछ आ गया, तो कुल मिला के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके Q&A की तरह ही है। ठीक है, तो 2 प्रोविजंस ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, तो आप बताएंगे कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर शेयर करी, 2 लिखना है कुछ भी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी पावर होगी। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा। ठीक है, ब्रसेल्स जो है उसकी सेपरेट गवर्नमेंट होगी जहां पे दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर्स बराबर होंगे। तो वो जो 4 अकोमोडेशन वाले पॉइंट है उनमें से 2 लिखना है बस, वो तो आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब मुझे आप बताना कमेंट्स में कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे थे कि हाँ कर लेंगे सर, समझ गए, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। लास्ट सेक्शन आपका रहेगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में से क्या करना है, जैसे अब आखिरी के 40 मिनट में अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो अब आपको आपके दिमाग में से पूरी तरह से निकाल देना है बाहर सारी बुक्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स ध्यान रखना है। ठीक है, 4 चैप्टर, छोटे चैप्टर, प्यारे चैप्टर। ठीक, इकोनॉमिक्स में देखो क्या आएगा, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड व्हेन। क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, जहां पे
ठीक है, मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, ठीक है, अ पर्सन इज नॉट वर्किंग अप टू हिज और हर फुल पोटेंशियल। देखो क्या है, फीवर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ये तो गलत है, ठीक है, जॉब्स आर गिवन ओनली टू हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, ये भी गलत है, वर्कर्स आर पेड मोर देन देयर एक्चुअल आउटपुट, नहीं, ये भी गलत है। तो सारे ऑप्शंस पढ़ना और जो बेस्ट लगे उसको सेलेक्ट करना, ठीक। What can be inferred about the limitation of using per capita income? जो एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम, उसको यूज करने की लिमिटेशन क्या है? टू कंपेयर वेल बींग अक्रॉस कंट्रीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मतलब कुल मिला के लिमिटेशन पूछा है। तो इट शोज हाउ इक्वली और अनइक्वली इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ कंट्री, नहीं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम से तो सबकी एवरेज इनकम हो गई, इक्वालिटी अनइक्वालिटी कहां पता चलती है, ठीक है। दी ओनली मेजर नीडेड टू अंडरस्टैंड कंट्रीज डेवलपमेंट, ना, ओनली मेजर नहीं है। दी ओनली रिफ्लेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ना, ये भी नहीं है, ठीक है। इट गिव्स बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, तो एवरेज इनकम से एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। छोटू भैया वाली कहानी ध्यान है, कितने लोगों ने वन शॉट देखा है, उसमें तुमने छोटू भैया वाली कहानी देखी होगी, ठीक है। तो इट गिव्स बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग बट इट हाइड्स द इनकम इनइक्वालिटी, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी को छुपा देता है, ठीक है, कौन, इनकम इनइक्वालिटी को छुपा देता है आपका पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पर कैपिटा इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, तो उससे आपको एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता चलती है, एवरेज आउट हो जाती है चीजें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द टर्शरी सेक्टर सपोर्ट्स बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, टर्शरी सेक्टर दोनों ही सेक्टर को, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, किस एग्जांपल से समझ में आ रहा है आपको? अब देखो अच्छे एग्जांपल से, फार्मर ग्रो वेजिटेबल एंड सेल देम डायरेक्टली टू कंज्यूमर विथ नो ट्रांसपोर्टेशन, तो ये तो आप टर्शरी सेक्टर को इग्नोर ही कर रहे हो, तो ये तो गलत हो गया। आपको बताना है कि कैसे टर्शरी सेक्टर सपोर्ट कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, तो ये तो आप गलत ही कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या है, अब बेकर बेक्स ब्रेड एंड यूजेस डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है, हाँ, बेकर जो है डिलीवरी सर्विस भी यूज कर रहा है, गाड़ी, ठीक है, टू सेंड द ब्रेड टू लोकल शॉप्स फॉर सेल विदाउट एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन बोल रहा है कि रॉ मटेरियल जो है तो उसका तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या, रॉ मटेरियल के बिना कैसे आप तीनों सेक्टर को इंटरडिपेंडेंट बताओगे? प्राइमरी सेक्टर से उसको गेहूं तो लेना पड़ेगा ना, तेल तो लेना पड़ेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। तीसरा, अ कंपनी प्रोड्यूस फर्नीचर फ्रॉम वुड बट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल सर्विस टू सेल द प्रोडक्ट, हाँ, फर्नीचर खुद दौड़ लगा के चले जाते कस्टमर के घर में, क्या आ गए हम, सोफा हूं मैं, सोफा पहचाना मुझे, तो ऐसा तो नहीं होता, ये भी गलत है। बी, अ फैक्ट्री मेक्स शूज एंड यूजेस रॉ मटेरियल लाइक लेदर टू क्रिएट द प्रोडक्ट रिलाइंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रिटेल स्टोर्स टू डिस्ट्रीब्यूट द सोर्स, हाँ, देखो ना, सब हो रहा है, रॉ मटेरियल का भी यूज हो रहा है, ठीक है, और एक जगह से दूसरे का ले जाने के लिए रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल हो रहा है, रिटेल शॉप्स तक पहुंचाने के लिए, तो 20 का परफेक्ट एग्जांपल है, समझे। चलो, जो एक मैंने तुम्हें गलत बताया था ना कि सीबीएसई ने आंसर स्कीम में शायद गलत करा है, वो दैट इज होलसोल माय ओपिनियन, मुझे इसलिए लगता है, और मैंने तुम्हें रैशनल भी बताया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया, इकोनॉमिक्स किस चैप्टर का है, क्या मन में आना चाहिए क्वेश्चन देखते से, मनी एंड क्रेडिट का है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है करेंसी नोट्स को इशू करता है, ठीक है। अब देखो क्या, पर्सन जी, जेन जी, तो पर्सन जी ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इन बार्टर सिस्टम लिमिट्स ट्रेड एंड एक्सचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन डू यू थिंक विल बी यूज्ड बाय हिम हर, समझ में आई मेरी बात, कि जो पर्सन जी है ना, ही और शी ट्राइज टू एक्सप्लेन कि कैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है बार्टर सिस्टम में लिमिट कर देती है ट्रेड को, क्यों, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू बाय और सेल द कमोडिटी व्हिच अदर पर्सन इज विलिंग टू बाय और सेल, मतलब जो मैं बेचना चाह रहा हूं तुम वो खरीदना चाह रहे हो, तुम जो बेचना चाह रहे हो वो मैं खरीदना चाह रहा हूं, तभी एक्सचेंज हो पाएगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन डू यू थिंक विल बी यूज्ड बाय हिम और हर, तो अब जैसे हम देख रहे हैं, तो इट मेक्स ट्रेड मोर कॉम्प्लिकेटेड, बार्टर एक्सचेंज ट्रेड को और कॉम्प्लिकेट कर देता है, एज ईच पर्सन मस्ट हैव व्हाट द अदर पर्सन वांट, मैं अगर गेहूं बेचना चाह रहा हूं और बदले में जूते चाहिए, तो गेहूं दो जूते लो, हो तभी इक्वेशन बनेगी ना, तो वो ट्रेड बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लिमिटिंग द पूल ऑफ पोटेंशियल ट्रेड पार्टनर्स, ठीक है, तो जो पोटेंशियल ट्रेड पार्टनर्स उनके बीच में ट्रेड होने की चांसेस कम हो जाती है। फिर क्या है, द बार्टर सिस्टम अलाउस ट्रेड टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली सिंस बोथ पार्टीज ऑलरेडी नो व्हाट दे नीड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, ठीक है, दोनों पार्टीज जानती है कि उन्हें ट्रांजेक्शन से क्या चाहिए, ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या कर देता है कि ट्रेड को क्या करता है, एफिशिएंट बनाता है, नहीं, ठीक है, दोनों पार्टीज के पास वो होना भी तो चाहिए भाई साहब, समझ में आया। द सिस्टम क्रिएट्स वैल्यू फॉर गुड्स बाय इंश्योरिंग दैट बोथ पार्टीज हैव डायरेक्ट नीड फॉर ईच अदर, ये बात तो सही है, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि लिमिटेशंस क्या है ट्रेड एंड एक्सचेंज की, तो इसलिए ये भी गलत होगा।
इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बिकॉज ईच पर्सन कैन ट्रेड फॉर एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। हट, ठीक है, तो ये भी गलत है। क्लियर हुआ? चलो अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन आया ग्लोबलाइजेशन चैप्टर। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो है ना आपके सिलेबस में बहुत तो नुक्स आ रहा है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, दो ही टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन भले ही दो टॉपिक आ रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन वो चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस चैप्टर से क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बना 20 नंबर की इकोनॉमिक्स आएगी ना, तो सबका 20 नंबर में तो सब कुछ आ रहा है, वो चैप्टर भी आ रहा है भले ही छोटा हो। तो क्वेश्चन ये है कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और आउटकम बताए गए हैं। तो जैसे इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स ड्यू टू ऑटोमेशन हो सकता है। ठीक है, कल्चरल एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगा, ऑब्वियस है कि वहां से पैसा आया तो यहां से सामान भी जाएगा वहां। स्प्रेड ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस आइडियाज एंड वैल्यूज अक्रॉस बॉर्डर, तो ये तो कल्चरल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस है, तो 2 का 3 होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये इधर 2 का 3, जैसा अब इसमें 2 का 3 नहीं है, इसमें 2 का 3 नहीं है, इसमें 2 का 3 नहीं है, तो यही होना चाहिए, लेकिन इसको फॉर श्योर कर लो। तो 1 का 1 भी सही बैठ रहा है। 3 का क्या है? टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड अवेयरनेस, तो इससे क्या होगा ना, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड अवेयरनेस है। जब टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑब्वियस है, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी आएगी तो जो ट्रेडिशनल जॉब्स थी, जैसे जो हाथ से काम कर रहे थे, अब टेक्नोलॉजी आ गई, उनको भगा दिया सबको। तो लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स ड्यू टू ऑटोमेशन एंड चीपर लेबर एल्सवेयर, ये बात सही है। ठीक है, ये बात दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो इसका अपन क्या कर देंगे, दिस इज करेक्ट, तो 3 का 2 हो जाएगा, तो डी ही होगा इसका राइट आंसर। ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, तो उससे लार्ज कंपनी जो है डोमिनेटिंग प्लेयर्स बन जाएगी इन ग्लोबल मार्केट। परफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े अगर, तो अगली कहानी क्या है? इवेल्युएट द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस इन कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के ओवरऑल वेलबींग में पब्लिक सर्विसेज कहां से आया? चैप्टर 1 से आया, पब्लिक फैसिलिटीज वाला टॉपिक है। अब ये ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, 3 नंबर का आया है कि पब्लिक सर्विसेज जो है ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, बताओ कैसे। तो इसके लिए क्या आपको अलग से कुछ पढ़ना है? नहीं, या आप मन से भी लिख सकते हो। जैसे हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ की अगर बात करें, तो पब्लिक फैसिलिटीज होगी तभी लोगों को क्वालिटी पब्लिक हेल्थ केयर मिल पाएगी, ठीक है, जो कि फंडामेंटल है लोगों के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज रहेगा तो उससे मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, जैसे केरला में अपन ने देखा। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट। फिर क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज में एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट आ जाएगा। तो जब पब्लिक एजुकेशन बेटर होगा तो इससे क्या होगा कि सबको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चाहे अमीर हो गरीब हो सब, जिससे सारे लोग ग्रो करेंगे, सारे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो विकास होगा। फाइन। सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर, तो जब ये पब्लिक फैसिलिटीज है कि साफ पीने योग्य पानी रहेगा, टॉयलेट्स वगैरह रहेंगे, तो डिसीजेज नहीं होंगी लोगों को। ठीक है, लोग हेल्दी रहेंगे तो कंट्री की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे 3 पॉइंट लिख सकते हो आप। क्लियर हुआ? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छे रोड्स होंगे, अच्छे ब्रिजेस होंगे, तो क्या होगा कि उससे फटाफट सामान इधर उधर जाएगा, तो हमारी बिजनेसेस ग्रो होंगे, मार्केट ग्रो होंगे, इंडस्ट्रीज ग्रो होगी। कोई भी 3 रिलेवेंट, 2 नंबर का ही था, 3 का था, 3 का था, तो आप 3 रिलेवेंट पॉइंट लिखो, ठीक, और एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट। ठीक है, तो कोई और भी अगर, अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो देखो सीबीएसई खुद भी लिख रही है कि मन से भी लिख सकते हो भाई, मन से, ठीक है, लिख दो, आप मन से भी लिख सकते हो। सीबीएसई खुद बोल रही है कोई रिलेवेंट पॉइंट तुम्हारे दिमाग में तो लिख दो कि पब्लिक फैसिलिटीज अगर इंप्रूव होगी तो जिससे क्या होगा, पब्लिक फैसिलिटीज के इंप्रूव होने से आप कह सकते हो कि एक बेटर सिविक सेंस आएगा। जब सब कुछ साफ सुथरा रहेगा तो लोग गुटखा थूकने से पहले देखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, जहाँ कचरा पड़ा रहता है ना, लोग वहाँ और कचरा फेंकते हैं। तो जब सब कुछ साफ सुथरा रहेगा तो लोग क्या करेंगे, एक बेटर सिविक सेंस डेवलप करेंगे, है ना। एक्सपेंडिंग एक्सेस टू लोन इन फॉर्मल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, येट इट इज इक्वली क्रिटिकल दैट these loans are accessible to the people for national these loans are accessible to all the people for national development। ठीक है, justify the statement। अगेन अब मैं आंसर पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन ही समझूंगा। एक्सपेंडिंग एक्सेस टू लोन इन द फॉर्मल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, मनी एंड क्रेडिट से चैप्टर के क्वेश्चन है ये। तो आपको बोला जा रहा है कि लोन का जो फॉर्मल सेक्टर में एक्सेस है वो बढ़ना चाहिए, कि फॉर्मल सेक्टर में लोगों को लोन मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। Yet it is equally critical that these loans are accessible to all the people। लेकिन लोन फॉर्मल सेक्टर में बैंक सबको लोन नहीं देती है, ठीक है, सबको लोन नहीं देती है, तो इसी को आपको जस्टिफाई करना है। तो आपको ये बताना है कि कैसे, ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के चलते क्या है कि लोग जो है, ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग जो है बोरोवर्स की, अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो लोन रीपे करने में ही चले जाती है। ठीक है, कभी कभी हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग के चलते क्या होता है कि इतना महंगा लोन ले लिया कि
जितना कमाया था सब लोन भरने में चले गया और वो पर्सन जो वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। तो वो पूरी कहानी लिख रहा रहेगा। तो ऑल्सो द पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर महंगी है तो लोग लोन लेंगे ही नहीं, और लोग लोन नहीं लेंगे तो कोई इंटरप्राइज वगैरह कुछ चालू नहीं होगा, कुछ डेवलपमेंटल वर्क नहीं होगा, ठीक। और फॉर दीज रीजंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव जो है वो जरूरी है कि सब वो लोन दे, फॉर्मल सेक्टर से लोन दे, अच्छे टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे लोन दे। लेकिन ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, इसमें एक पॉइंट जो सीबीएसई की तरफ से नहीं आया, 3 नंबर का क्वेश्चन मुझे लिखना चाहिए, और वो कि ऐसे जब बोल रहे ना कि येट इट इज इक्वली क्रिटिकल दैट दीज लोन्स आर एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल, तो इसमें आपको लिखना होगा कि लोन सबको मिले, वो जो वाला पॉइंट है। वैसे हाँ लिखना नहीं है, वाला पॉइंट जरूरी नहीं है, आप इसमें ये लिख सकते हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि लोन सबको मिले नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ताकि जब सस्ता लोन होगा तो हर व्यक्ति लोन ले पाएगा, और हर व्यक्ति क्या कर पाएगा, कुछ ना। अब लोन लेके आदमी शिमला मनाली घूमने तो नहीं जाएगा ना, लोन लेके इंसान क्या करेगा, किसी ना किसी तरह का एंटरप्राइज चालू करेगा, और वो एंटरप्राइज जब चालू होगा तो उससे ओवरऑल कंट्री का ही डेवलपमेंट होगा, सरकार को टैक्स मिलेगा भाई साहब, ठीक है। हाईलाइट दी सिग्निफिकेंट 3 फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, कुछ 3 फैक्टर कुछ भी बता दो। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट जब हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज जब आई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बेटर होने से, ठीक है, जब लोग कंट्रीज के बीच में मूवमेंट कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड जब हुआ तो उससे इन्वेस्टमेंट आया, तो उससे ग्लोबलाइजेशन हुआ। कोई भी रेलेवेंट पॉइंट लिख सकते हो आप, लेकिन इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ऐसे एक लाइन में लिख के मत आ जाना, ठीक है। तो जैसे अगर आप लिखेंगे, क्या लिख रहे हो कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एंड व्हेन आर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री की जब गवर्नमेंट जो थी, तो व्हेन आर गवर्नमेंट रिमूव द ट्रेड बैरियर्स व्हिच लेड टू द इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओवरऑल व्हिच क्रिएटेड अ मार्केट फॉर ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन ऐसे हुआ। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको, ठीक है। 3 पॉइंट्स आ जाओ। अब 38 का एक 5 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। एक रिसर्च स्टूडेंट था, अ रिसर्च स्टूडेंट स्पोक विथ 2 पीपल एम एंड एन, ठीक है, एम एंड एन, टू लर्न अबाउट देयर वर्क रिलेटेड डिफरेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू कंडक्टेड विथ बोथ ऑफ देम, द स्टूडेंट कंक्लूडेड दैट पर्सन एम वाज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पर्सन एन वाज एम्प्लॉय ऑफ वर्कप्लेस दैट वाज फंक्शनिंग एज एन अनऑर्गेनाइज्ड वे। एनालाइज द की डिफरेंस बिटवीन द 2 सेक्टर्स that must have enabled the research student to come to this conclusion, ठीक है। अब बताओ जरा, समझ में आया? ये पूरी कहानी सुनाने के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन उसको फैंसी बनाना था ना, क्योंकि क्वेश्चन को फैंसी बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को फैंसी बनाने के चक्कर में कहानी बनाई। बाकी क्वेश्चन पूछ सीधा ये रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एनालाइज द की डिफरेंस बिटवीन द 2 सेक्टर्स, कौन से, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में आपको की डिफरेंस पता करना है, बस सिंपल। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस उसको फैंसी बनाएगा और कुछ नहीं। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में आपको क्या करना है ना, डिफरेंस पता करना है। तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस पता करना है, तो वर्किंग कंडीशंस ऑफ पर्सन एम जो रहेगी, तो जैसे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशन होगा, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट मिलेगा, सेफ वर्किंग कंडीशन होगी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे, और यही सारी चीजें नहीं होगी। इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगा, लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, नो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सीजनल वर्क, जॉब इनसिक्योरिटी होगी, जॉब इनफॉर्मल जॉब होगा, डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉय का मन हुआ निकालना है निकाल देगा। तो ये सारा दिक्कतें होंगी, क्लियर हुआ, ये सारी दिक्कतें होंगी। आ जाओ, तो उस तरह से आपको ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में डिफरेंस लिखना था बस, लेकिन उसको कहानी बना के पूछ दिया आपसे, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, प्राइवेटाइजेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। अब ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको इस पे ओपन एंडेड लिखना है। हाउएवर एटलीस्ट 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव इफेक्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिस्पॉन्स। तो आप क्या करोगे, कुछ भी 2 पॉजिटिव बताओ कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह लाते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होगी। जैसे कि ना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, साफ सफाई वगैरह, तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव होगी, रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन, ठीक है। तो अब क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो सरकार के भरोसे हर चीज के लिए बैठे नहीं रहेंगे लोग। लेकिन इसका प्राइवेटाइजेशन के नेगेटिव ऐसे ओपन एंडेड है, बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये तो दिमाग लगा के कर सकते हो ना वैसा। फिर क्या है, प्राइवेटाइजेशन के नेगेटिव क्या है कि एक्सक्लूजन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर तभी चल पाएगा जब प्रॉफिट होगा उन्हें, सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करती कुछ भी काम। 10 रुपए में एम्स में इलाज होता है, क्यों, क्योंकि वहां सरकार जो है तो प्रॉफिट नहीं कमा रही है ना, समझ में आया। तो सरकार सेवा कर रही है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर सेवा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो चला ही नहीं पाएगा अपनी कंपनी। तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। अब क्या होगा कि प्राइवेटाइजेशन का नेगेटिव ये है कि प्राइवेट सेक्टर किसी को दामाद बना के नहीं रखेगा, जॉब से निकाला जा सकता है, लेकिन सरकारी सर्विसेज में नहीं निकाला जाता है। वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ड्यू टू इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। अब प्राइवेट
उसमें क्या है ना कि महंगी रहेगी, तो अमीर व्यक्ति तो अफोर्ड कर लेगा, गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ये दिक्कत होगी। लोअर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हो गया सरकार की तो लोग क्या करते हैं ना, जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं कि तुम्हारे कारण हुआ ऐसा। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आप मन से लिख सकते हैं, ठीक है, मन से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा 38 क्वेश्चन ही था क्या? तो अब मुझे एक चीज बताओ, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो गया, अब तुम्हारे 3 घंटे भी हो गए पेपर के, और पेपर के 3 घंटे होने के बाद तुम मेंटली फ्री हो कि हाँ सब हो गया कंप्लीट। अब मुझे बताओ, आर यू गाइस कॉन्फिडेंट इनफ ये सैंपल पेपर देख के? देखो सैंपल पेपर क्या होता है ना, एक बेंचमार्क होता है कि इस तरह से आपका पेपर आएगा। और इस बार तो क्योंकि क्या हुआ कि पेपर पैटर्न भी बदला है, तो बदलते पेपर पैटर्न में आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बदलते पेपर पैटर्न में आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप नाउ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, मैप वर्क हिस्ट्री का हिस्ट्री में, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी में, ठीक है, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब एक साथ आएंगे, लेकिन वो सेक्शन वाइज आएंगे तो आसान रहेगा, आप खुद आपके वायर सुलझेंगे नहीं कि ये ज्योग्राफी में लिखूं या इकोनॉमिक्स में लिखूं, तो आसान है। जरूरी ये है कि साथ मिलकर अभी और बहुत सारी प्रैक्टिस करना है, तो उस प्रैक्टिस में लगे रहना, ठीक है, उस प्रैक्टिस में लगे रहना। अभी के लिए क्या करता हूं, साइन ऑफ करता हूं। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।